वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट्स। इनमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट्स आ जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर हमने इन्हें डिवाइड किया अल्फा एगोनिस्ट्स में और बीटा एगोनिस्ट्स में। ठीक है, अल्फा एगोनिस्ट्स जो हैं फर्दर हमारे पास नॉन सिलेक्टिव अल्फा एंड सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो नॉन सिलेक्टिव अल्फा में नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है और सिलेक्टिव में फिर अल्फा वन सिलेक्टिव एंड अल्फा टू सिलेक्टिव। उसके बाद हमारे पास ये जो अल्फा वन एंड अल्फा टू सिलेक्टिव है, इनकी फिर हम आगे एग्जांपल देखेंगे। ये है फिनाइलेफ्रिन, पीई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा वन एगोनिस्ट में। पीई अल्फा वन एगोनिस्ट, पीई में सबसे पहले प्रोस्टेट एंड देन आई, ये इन दो में यूज़ होता है अल्फा वन एगोनिस्ट। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ये जो मैकेनिज्म है वो इसके लिए मैंने लेक्चर बनाया था पीछे एक के इंट्रोडक्शन में, जो हमने देखा था कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन, मतलब एड्रीनर्जिक एंड कोलिनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन वाला लेक्चर आप ज़रूर देखें ताकि आप अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि अल्फा वन एगोनिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा मीन ब्लड प्रेशर को। कैसे? वेजो कंस्ट्रिक्शन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होकर रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कर देगा, और जो हमारे पास पल्स प्रेशर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। पल्स प्रेशर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सिलेक्टिव में, उसमें अल्फ़ा टू सिलेक्टिव आ जाते हैं। अल्फ़ा टू में हमारे पास क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, इसका हमारे पास एब्रीविएशन है ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर होता है। तो हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू एम सी स्केयर, अल्फ़ा ये स्केयर से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा टू, और एम से मिथाइल डोपा एंड सी से क्लोनिडीन। ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेंगे और ये वेजो डायलेशन करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बीटा एगोनिस्ट। बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास लॉन्ग नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हमारे पास जो है वो है आइसोप्रोटेरिनोल। आइसोप्रोटेरिनोल बीटा वन एंड बीटा टू बराबर एफिनिटी रखता है इन दो रिसेप्टर्स के लिए। ठीक है, तो नॉन सेलेक्टिव में ये आ जाएगा, और सेलेक्टिव में हमारे पास बीटा वन सिलेक्टिव आ जाएंगे एंड बीटा टू सिलेक्टिव आ जाएंगे। बीटा वन में हमारे पास डोप्यूटामीन है। डोप्यूटामीन क्या करेगा, बीटा वन की ज़्यादा इसकी एक्टिविटी है बीटा टू से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसे देते हैं। ये क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा, पल्स प्रेशर इंक्रीज़ होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है बीटा टू सिलेक्टिव। ये देखें, बीटा टू सिलेक्टिव में हमारे पास अल्ब्यूटिरोल एंड टर्ब्यूटिलाइन आ जाते हैं दो। ये एस्थमा में दिए जाते हैं, और टर्ब्यूटिलाइन जो है ये हमारे पास यूट्राइन स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन में भी दिया जाता है ड्यूरिंग लेबर। तो ये क्या करते हैं, टीपीआर कम करते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाए कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो हमारे पास एगोनिस्ट्स हैं उनमें रिलीजर्स आ जाते हैं पहले, और उसके बाद रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है, जो रिलीजर्स आ जाते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास एम्फीटामाइंस हैं। ये बिलोंग करता है फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन ग्रुप से। तो ये किस बीमारी में यूज़ होगा, ये हमारे पास नेक्रोलेप्सी एंड एडीएचडी में यूज़ होगा। अच्छा, हमारे पास जो है दूसरा आ जाएगा टायरामाइन। टायरामाइन जो है वो रिलीज़ को इंक्रीज़ कराएगा, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को इंक्रीज़ कराएगा एट सिनेप्टिक लेफ्ट। तो हमारे पास इसका एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास ये मेटाबोलाइज हो जाता है बाय मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए इन लीवर एंड गट और लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम MAO इनहिबिटर यूज़ करते हैं। ठीक है, MAO इनहिबिटर यूज़ करने से हमारे टायरामीन की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जब इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो है नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा। तो एगोनिस्ट का जो सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास MAO-B भी इसकी दूसरी टाइप है, वो मेटाबोलाइज करती है डोपामीन को। अच्छा, अब ये डोपामीन की कमी किस डिजीज़ में होती है हमारे पास ये डोपामीन की कमी हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ में होती है। तो सिलेजिलाइन सिलेक्टिव हम वहाँ पर देते हैं, वो ब्लॉक कर देता है MAO-B को, तो डोपामाइन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ये था हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एगोनिस्ट्स। अब हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स। तो इसमें सबसे पहले CNS पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारे पास जो आ जाते हैं कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स जो हमारे पास हैं वो CNS में एंटर नहीं हो सकते, तो उनका CNS इफेक्ट नहीं होगा, उनके पेरिफेरल इफेक्ट्स होंगे, ये याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एम्फीटामाइंस एंड कोकेन। तो ये CNS में एंटर होंगे, जब ये एंटर होंगे तो इनका साफ ज़ाहिर इफेक्ट होगा। तो एम्फीटामाइन क्या करेंगे, एनोरेक्सिया करेंगे, यूफोरिया इंसोम्निया कॉज करेंगे, और ये जो कोकेन है ये नशे के तौर पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद क्लोनिडीन अल्फा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट। अल्फा टू सिलेक्टिव एगोनिस्ट जो है, अगर हम इसे इंट्रावेनसली और लोकली देंगे, मतलब नेज़ल रूट के थ्रू देंगे, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कराएगा। और अगर हम इसे क्रोनिकली देंगे तो थ्रू अल्फ़ा टू रिसेप्टर ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा, क्योंकि ये CNS में एंटर हो जाएगा। ठीक है, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा, जिस अल्फ़ा टू से बाइंड करके सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई। आई में हमारे पास फिनाइलेफ्रिन।
फिनाइलेफ्रिन पी से हमने याद रखा था स्मूथ मसल ऑफ प्यूपिलरी डायलेटर को जो है कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल के जो जो डायलेटर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो डायलेशन हो जाएगी प्यूपिल की ज़्यादा, ये आई एग्जामिनेशन इससे अच्छी तरीके से होगी। उसके बाद हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट है, वो इंट्रा एक्यूलर प्रेशर को कम करेगा, तो कम होगा तो सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर भी कम होगी। ये दो हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई में आइसोप्रोटेरिनोल आ जाता है और एल्ब्यूटिरोल, ये रिलैक्स कर देंगे स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई थ्रो बीटा 2 रिसेप्टर, तो ये यूज़ होते हैं फॉर रिवर्सिंग द ब्रोंकियोस्पाज्म ड्यूरिंग एस्थमा और सीओपीडी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीआईटी में हमारे पास अल्फा या बीटा अल्फा या बीटा हमारे पास जितने भी रिसेप्टर हैं उनसे अगर एक्ट करेंगे तो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देंगे, और अगर अल्फा 2 स्पेसिफिकली एक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर की सिक्रीशन इनटू इंटेस्टाइन कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, उसमें अल्फा 1 पर अगर एक्ट करेंगे तो प्रोस्टेट के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, और अगर बीटा 2 पे एक्ट करेंगे तो यूट्राइन रिलैक्सेशन कराएंगे। इसका एक और बैड इफेक्ट भी है कि ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करा देते हैं। अब वास्कुलर सिस्टम पे इनका इफेक्ट क्या होगा, तो हम देखेंगे अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट एंड डोपामिन का इफेक्ट वास्कुलर बेड्स पर। तो हमारे पास जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है उसमें हमारे पास पीई आ जाता है फिनाइलेफ्रिन, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल एंड स्किन एंड सप्लांक्निक ब्लड वेसल्स, तो हमारे पास जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से हमारे पास रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसमें क्लोनिडीन आ जाता है, क्लोनिडीन अगर इंट्रावीनियसली या टॉपिकली दी जाती है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगी, और अगर हम इसे ओरली देंगे तो ये सीएनएस में एंटर होगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करेगी, उसके बाद ब्लड प्रेशर को कम करेगी। ये दो डिफरेंस आपने लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीटा एगोनिस्ट, बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास आ जाता है एल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रोटेरिनोल एंड आइसोप्रोटेरिनोल, ये क्या करेंगे, ये आर्टीरियोल की टून कम कर देंगे स्केलेटल मसल में, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर कम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोपामिन। डोपामिन ये एक बहुत ही अहम सवाल आता है कि डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ डोपामिन। डोपामिन की डोज ऑन द बेसिस ऑफ डोज हम इसे तीन मतलब कैटेगरीज में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रीनल डोज, फिर देखते हैं कार्डियक डोज, उसके बाद हम देखते हैं कि वास्कुलर डोज कौन सी है। अब हम देखेंगे रीनल डोज। रीनल डोज इज़ अ लो डोज, जब हम लो डोज देंगे तो ये थ्रो D1 रिसेप्टर एक्ट करेगी, रेनन का रिलीज करेगी, किडनी पर एक्ट करेगी, तो इसे हम रीनल डोज कहेंगे। अगर हम डोपामीन की डोज बढ़ा देंगे, मीडियम डोज तक करेंगे तो ये हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगी और कार्डियक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम कार्डियक डोज कहते हैं। और अगर हम वास्कुलर डोज में क्या होगा कि हम हाई डोज देंगे, हाई डोज क्या करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिव करेगी, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल में जो होंगे उनको एक्टिव करेगी, तो हम इसे शॉक में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तीन आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका सिंपैथोमिमेटिक्स का हार्ट पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखते हैं कि हार्ट पर इनका क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेट सीवीएस एक्शन एंड मेटाबॉलिक हार्मोनल इफेक्ट्स। नेट सीवीएस एक्शन में हमारे पास आ जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया कराता है, और अगर बीटा 1 रिसेप्टर के थ्रू करेगा तो पल्स प्रेशर को इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक इफेक्ट में, अगर बीटा 1 के थ्रू होगा तो रेनिन की रिलीज ज़्यादा होगी, और अगर बीटा 2 के थ्रू होगा तो इंसुलिन की रिलीज ज़्यादा होगी। ओवरऑल हमारे पास जो होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंक्रीज होगी, लिपोलाइसिस इंक्रीज होगी, लिपोलाइसिस इंक्रीज होगी तो हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स होगा। ठीक है।